दिस इज़ आगा शरियर खान। इसराइल का राइजिंग लाइन ऑपरेशन और ईरान की रिटेलिएशन। क्या इसराइल ईरान के न्यूक्लियर एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाएगा? ईरान के पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं? अमेरिकन रोल क्या होने वाला है इस क्राइसिस के अंदर? और क्या हम एक वाइडर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले, अभी से कुछ 24 से 36 घंटे पहले इजराइल लॉन्च अ मैसिव अटैक अगेंस्ट ईरान विच ऑलमोस्ट शॉक द ईरानियन लीडरशिप। इसको डिफरेंट इंटरनेशनल मीडिया रिसोर्सेज जो है एक मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं इजराइल का, बिकॉज इट इज़ अ जॉइंट ऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस बाय इजराइल डिफेंस फोर्सेस, उनकी इंटेलिजेंस मुसाद, उनके ग्राउंड ट्रूप्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस, उनका जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, डिजिटल इकोसिस्टम, तमाम चीज़ों ने एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन लॉन्च किया एंड प्रिसाइज स्ट्राइक्स की, जिसमें अकॉर्डिंग टू द वेरियस रिसोर्सेस almost 78 people lost their life, including the top officials of Iranian military as well as the nuclear scientist. ईरान ने रिटेलिएट करते हुए सबसे पहले ड्रोन्स लॉन्च किए, जो कि एक स्लो मूविंग व्हीकल है जिसने ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचाया। उसके बाद ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया मोर देन 100, काफ़ी मल्टीपल टाइम्स, और उसमें से काफ़ी मिसाइल्स जो है इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उसने जो है वो एंटीसिपेट किया, और कुछ मिसाइल्स जो है वो इजराइल के कैपिटल टेल अवीव में जाके गिरे, जिससे जो है वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिकन रोल क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, फिर ये कॉन्फ्लिक्ट के टाइमिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सबसे पहले अमेरिकन रोल की यहाँ पर बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका वॉज अवेयर ऑफ द अटैक ऑफ इसराइल, बट अमेरिकन फोर्सेज एंड अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर डिडंट पार्टिसिपेट इन द डायरेक्ट अटैक अगेंस्ट ईरान। लेकिन अगर हम टेक्निकल डिटेल्स की बात करें इस अटैक की, तो हमें कुछ और नज़र आता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसराइल के जो 200 फाइटर जेट्स थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और उन्हें स्ट्राइक्स कंडक्ट की, अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें तो फाइटर जेट्स का जो कॉम्बैट रेडियस होता है वो 1000 से 1200 किलोमीटर के दरमियान होता है, और अगर मैं ईरान और इसराइल की बात करूं तो तकरीबन 2000 किलोमीटर ये बनता है। इसका मतलब इजरायली जेट्स जो है उन्होंने रास्ते में कहीं पर रिफ्यूलिंग की होगी। आपके सामने स्क्रीन के सामने मैप भी आ रहा होगा मिडिल ईस्ट का। अगर आप ईरान और इसराइल देखें तो ईरान के बाद जो है वो आपको इराक नज़र आएगा, सीरिया नज़र आएगा, लेबनान नज़र आएगा। इसका मतलब यह है कि इजरायली फोर्सेस ने इन द मिडल ऑफ देयर जर्नी कहीं पर उतर कर रिफ्यूलिंग की है, जो कि अमेरिकन बेसिस हो सकती हैं या अमेरिकन अलाइड नेशंस हो सकते हैं, जो कि इराक भी इस टाइम के ऊपर है और टू अ सर्टेन एक्सटेंट सीरिया भी है। फिर अगर मैं एक और चीज़ की यहाँ पर बात करूँ कि इजराइल कंडक्टेड स्ट्राइक्स अगेंस्ट द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑफ ईरान। अगर मैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ईरान की बात करूँ, डिफरेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की, उनको फ्रूडो है, बुशर है, इसके अलावा नेटन्स पे उनकी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है। तो वो फैसिलिटीज़ या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अंडरग्राउंड है, जिसमें 10 से 12 फीट कंक्रीट है। उसको अगर आपने डैमेज पहुंचाना है तो उसके लिए आपके पास जो है वो एक ख़ास किस्म के बॉम्ब्स होने चाहिए, वो सिंपल बॉम्ब से तबाह नहीं होते। और जो बॉम्ब्स हैं वहाँ पर बस्टर बॉम्ब्स, वो सिर्फ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास ही मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि अगर जो है वो इजराइल अटैक करने जा रहा है जो है वो ईरान के जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर, और उसके पास वो बॉम्ब्स नहीं है, तो फिर वो अटैक करना बेकार है। इसका मतलब इजराइल हैज़ दीज वेपन्स और अमेरिका प्रोवाइड्स दीज वेपन्स टू इजराइल। दैट directly suggests that Americans indirectly participated in this operation rising line of Israel against Iran. अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि why the timing is important of this attack. इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो टाइमिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू इजराइल, और जो कि सही भी है,
ईरान इस टाइम के ऊपर वल्नरेबल है। ईरान का जो इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट के ऊपर वो नहीं रहा जो आज से 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल पहले होता था। ईरान dominate the Middle East, dominate the geopolitics of Middle East through its axis of resistance, जो कि यमन में होतीस थे, गज़ा में जो है वो हमास था, और लेबनान में हिजबुल्लाह थी। एंड इसराइल वन बाय वन जो है उन्होंने उन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया। उन्होंने गज़ा में हमास की पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया, टॉप मोस्ट एंड सेकेंड टायर लीडरशिप को। फिर उन्होंने लेबनान में एयर स्ट्राइक्स करके ग्राउंड ट्रूप्स के थ्रू उनकी फर्स्ट और सेकेंड टायर लीडरशिप को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। फिर यमन में जो है वो हूतीस को अमेरिका के थ्रू स्ट्राइक्स कराई, उनको डैमेज पहुंचाया। और साथ साथ जो ईरान की एलाइड गवर्नमेंट्स थी इन द रीजन, लाइक द सीरियन गवर्नमेंट ऑफ बशार अल असद, उसको भी ख़त्म करके वहाँ पर रिजीम चेंज करके एक प्रो वेस्टर्न जो है के जो प्रेसिडेंट हैं जोसेफ ओन, उन्होंने ऑर्डर दिया है डिस आर्ममेंट ऑफ हिजबुल्लाह। तो इसी की तरह जो है वो उन्होंने वन बाय वन ईरान के एसेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। सेकंड पॉइंट इसके अंदर यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से वो सेकंड टेन्योर के अंदर आए हैं, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कंडक्ट एंड टू फाइनलाइज अ न्यूक्लियर डील विद ईरान। और इजराइल हमेशा से उस न्यूक्लियर डील के अगेंस्ट रहा है। इजराइल किसी भी सूरत में ईरान को ओपनिंग नहीं दे सकता, कितने भी परसेंट यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि इजराइल को लगता है कि अगर न्यूक्लियर डील हो भी जाती है तो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, ये रिजीम अपनी जगह बरकरार रहेगा। ईरान के ऊपर से सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, ईरान अपनी ऑयल को एक्सपोर्ट करके अपनी इकॉनमी को मजबूत बनाएगा, अपने डिफेंस को मजबूत बनाएगा, मिसाइल टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाएगा, और फिर 10-15 साल के बाद बड़ी आसानी से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ऑप्ट कर लेगा। दैट इज व्हाई फ्रॉम द ऑनसेट इजराइल इज अगेंस्ट द न्यूक्लियर डील। तो इस टाइम की इंपॉर्टेंस यह है कि एक तो ईरान के एसिड्स उस तरह से स्ट्रांग नहीं थे, और न्यूक्लियर डील को कैंसिल करने के लिए इसराइल कंडक्टेड द एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान। और फिर जैसा कि मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो जो थी मेरी अक्टूबर में, मैंने कहा था कि इजराइल के लिए ईरान अब लास्ट थ्रेड बचा है इस रीजन में, एंड इजराइल हैज़ बीन ट्राइंग इट्स बेस्ट टू पुल ईरान इन अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इजराइल को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर वो कंडक्ट करेगा स्ट्राइक्स, और जैसा कि उसने की, तो ईरान रिटेलिएशन में ना सिर्फ इजराइल के ऊपर अटैक करेगा, बट इजराइल का जो सबसे बड़ा एलाय है यूएस के जो एसेट्स हैं रीजन में, उसकी जो मिलिट्री बेसिस हैं, उसकी जो एम्बेसीज हैं, उसके ऊपर भी अटैक करेगा। और अगर ईरान उस तरफ जाता है तो इट मीन्स ईरान इज इन द डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड दैट मीन्स द गेम ओवर फॉर ईरान, और इजराइल यही चाहता है। दैट इज वाई द टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इजराइल जो है वो ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, या फिर इजराइल का वाइडर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है। तो अगर मैं न्यूक्लियर एसेट्स की बात करूं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की बात करूं, तो इजराइल नहीं कर पाएगा ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स को न्यूट्रलाइज। उसकी 2 से 3 वजूहत हैं। पहली वजह है कि अगर आप फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचा भी दें, तब भी ईरान हैज़ मास्टर्ड इटसेल्फ इन यूरेनियम इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी। यस, यू कैन पुश देम बैक फॉर 2 और 3 ईयर्स, आप उनको 2-3 साल पीछे कर देंगे उस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए, बट आप उनसे उनकी नॉलेज, उनकी कैपेसिटी नहीं छीन सकते, जो कि अब उनके पास मौजूद है। उनके पास नॉलेज भी है, उनके पास रिसर्च भी है, उनके पास कैपेसिटी भी है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स भी है जो ये काम कर सकती है, तो वो आप उनसे छीन नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि इजराइल ने अभी भी जो है वो सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया है, बाकी जो उनकी फ्रूडो की न्यूक्लियर फैसिलिटी है और दूसरी जगह है उसको टारगेट नहीं किया, जिसको टारगेट करना आसान भी नहीं है। मैंने स्टार्ट में भी बोला कि वो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है, जिसके लिए एक ख़ास तरीके की बॉम्ब्स चाहिए जो यूएस के पास मौजूद है। वो यूएस जो है वो जब ही इसराइल को प्रोवाइड करेगा जब वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो अब जब सवाल यह है कि जब आप उसके न्यूक्लियर एसेट्स को अभी न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे, तो ऑब्जेक्टिव है क्या आखिर इजराइल का।
देखें, इसराइल का ऑब्जेक्टिव है रिजीम चेंज इन ईरान। इसराइल का ऑब्जेक्टिव है टू पुट वेस्टर्न प्रो वेस्टर्न प्रो यूएस गवर्नमेंट इन ईरान। इसका वाज़ेह सबूत यह है कि अगर आपने नेतन्याहू की रिसेंट स्पीच देखी हो आफ्टर कंडक्टिंग स्ट्राइक्स इनसाइड ईरान, उन्होंने वहाँ पर ईरानियन पब्लिक को जो है वो इंगेज किया है, उनसे खिताब किया है, और उनका कहना यह था नेतन्याहू का कि ईरानियन पीपल आर लाइक आवर ब्रदर्स। उनका हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। हमारी जो असल लड़ाई है वो ईरानियन लीडरशिप के साथ है, जिसके ऊपर उन्होंने वो उसको एलीज किया, इल्ज़ाम लगाया कि एक ऑप्रेसिव रिजीम है जो उनके लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है, और हम चाहते हैं कि ईरान के लोगों को इस ऑप्रेसिव रिजीम से निजात दिलाएं, और बहुत जल्द ईरान के लोग जो है वो इस रिजीम से आज़ाद हो जाएंगे। और क्लियरली ऑब्जेक्टिव यह है इसराइल का कि ईरान को दो फ्रंट के ऊपर एंगेज किया जाए, एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर भी और इंटरनल फ्रंट के ऊपर भी। एक्सटर्नल फ्रंट के इस तरह के टू पुल ईरान इन द वॉर विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल एज इसराइल एंड इट्स एलाइज, और इंटरनली जो है वो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन लॉन्च किया जाए बाय स्ट्रेंथनिंग द अपोजिशन फोर्सेज इनसाइड ईरान by triggering the civil unrest and protest inside ईरान। ये बोल के कि देखें आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन है, और आपका जो रिजीम है उसको जो है वो हिजबुल्लाह की, हमास की, होतीस की पड़ी हुई है, वो वहाँ पे फंडिंग कर रहा है, अपने लोगों को नहीं देख रहा, और एक ऑप्रेसिव रिजीम है जो कि चेंज होना चाहिए, और आप प्रोग्रेस को, खुशहाली को जो है वो आपका हक है इसका, और इस तरीके से आप जो है वो एक ट्रिगर करें रिजीम चेंज ऑपरेशन इनसाइड ईरान, जिसमें यूएस बहुत महारत रखता है और वो थ्रू आउट हिस्ट्री ऐसे बहुत से रिजीम चेंज ऑपरेशंस कर भी चुका है। सो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इसराइल। इसराइल का यहाँ पर कभी भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वहाँ पे जाके जो है वो न्यूक्लियर एसिड्स को बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर ले, क्योंकि इसराइल को पता है कि वो 100% कभी भी ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता। अब एक और सवाल यहाँ पर यह है कि ईरान के पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं। अगर मैं ईरान के अवेलेबल ऑप्शंस की यहाँ पर बात करूँ तो ईरान के पास इस टाइम पे दो अवेलेबल ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो वो यूटिलाइज़ कर चुका है कि ड्रोन स्ट्राइक्स की जाएं, अपने मिसाइल्स को, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको लॉन्च किया जाए, और उसने मल्टीपल टाइम्स ये लॉन्च किया, और इससे आपने देखा और हम सब ने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्राइक्स जो हैं वो उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया और कुछ इतना बड़ा डैमेज नहीं आया। कीपिंग इन व्यू जो इसराइल ने अटैक किया और टॉप मिलिट्री लीडरशिप को वहाँ पर न्यूट्रलाइज किया, तो ईरान के पास अब जो दूसरा ऑप्शन है जो कि ख़तरनाक ऑप्शन है, और जिसकी वजह से चाइना, रशिया और मिडल ईस्ट जो है इस टाइम के ऊपर पूरी अपनी जो है वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहे हैं कि ईरान को रोका जाए, वो ऑप्शन यह है कि इसराइल का जो सबसे बड़ा एलाय है यूएस, उसकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर, उसकी एम्बेसीज के ऊपर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया जाए, एयर स्ट्राइक्स किए जाए। दूसरी चीज़ जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मेजर ट्रेड रूट्स हैं, उनको ब्लॉक किया जाए, लाइक स्टेट ऑफ हुर्मुस, ताकि जो है वो दुनिया में जो ट्रेड जा रही है, ख़ास तौर के ऊपर एनर्जी ट्रेड, ऑयल ट्रेड, उसको पैरालाइज किया जाए, ताकि जो ईस्टर्न एशियन इकोनॉमीज़ हैं लाइक चाइना, जापान, उनको डायरेक्टली हिट हो और पूरी दुनिया का प्रेशर आए इसराइल के ऊपर। ईरान ये कर सकता है, और अगर इस तरफ बात जाती है, ईरान इस दूसरे ऑप्शन को यूटिलाइज करता है, तो फिर जो मेरा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन था इंट्रो के अंदर कि क्या हम एक वाइडर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चले जाएंगे, तो फिर एक वाइडर मिडिल ईस्ट वॉर की तरफ हम चले जाएंगे, क्योंकि फिर अगर आप ट्रेड रूट्स को ब्लॉक करेंगे और यूएस की मिलिट्री बेसिस को टारगेट करेंगे, देन यूएस डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, और फिर वो पूरा मिडिल ईस्ट में एक वॉर लग जाएगी, और फिर वहाँ पर ईरान को अपने रिजीम को बचाना, अपने नेशन स्टेट को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये है ईरान के पास, हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन, एंड दैट इज़ द करंट सिचुएशन दैट वी आर हेडिंग। अब आगे क्या होने जा रहा है, इस टाइम पे कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से एक्सट्रीम जो है वो स्टेटमेंट्स हैं। अगर मैं इसराइल की बात करूं तो इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट ये है कि हम जो है ये स्ट्राइक्स जो है वो कंडक्ट करते रहेंगे जब तक हम ईरान को पूरी तरीके से रोक न लें न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने से, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से।
अगर मैं ईरान की बात करूं, उनके टॉप लीडरशिप की बात करूं, तो वहां से स्टेटमेंट यह है कि वी बेसिकली ओपन द डोर्स ऑफ हेल टू द ज़ायोनिस्ट रिजीम। हम ना सिर्फ ज़ायोनिस्ट रिजीम के ऊपर स्ट्राइक्स करेंगे, बट वो तमाम कंट्रीज जो इस टाइम पे ऊपर उनको हेल्प कर रहे हैं, हम उनके ऊपर स्ट्राइक्स करेंगे। तो दोनों तरफ से एक्सट्रीम्स स्टेटमेंट्स हैं, और अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ऑफ मेजर पावर्स वो कामयाब नहीं होते, सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द मिडल ईस्ट, जिसके सीवियर रिपरकशंस होंगे, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।